गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैक्योमेट्री के अनुसार वेग, हम यहाँ पर स्टैक्योमेट्री के अनुसार वेग ज्ञात कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको कैलकुलेशन करा चुका हूँ और भी आपके लिए मैं और दो न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, जिससे आपको स्टैक्योमेट्री के अनुसार वेग निकालना अच्छी तरह से आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे स्टैक्योमेट्री के आधार पर आपसे वेग ज्ञात करवाएगा वो एग्जाम में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है स्टैक्योमेट्री के अनुसार वेग ज्ञात करना, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना। इसके लिए एक क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन और नोट करो। आपके नोट्स में दे रखा है ये क्वेश्चन, लिखो अभिक्रिया ए टू बी, यानी ए से क्या बन रहा है, टू बी बन रहा है, में ये जो नाइट्रोजन की सांद्रता है, इसे आप नाइट्रोजन की सांद्रता नहीं मानकर इसको एक ही सांद्रता में मान लो तो कोई गलत नहीं है भाई, है ना। नोट्स में नाइट्रोजन की सांद्रता दे रखी है, नाइट्रोजन की सांद्रता नहीं मानकर इसको आप एक ही सांद्रता मान लो। में एक ही सांद्रता 0.06 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स से 0.03 में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित 0.3 में 10 सेकंड में परिवर्तित हो जाती है, वही कितना समय लग रहा है इसको, यानी प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता में बदलने में कितना समय लग रहा है भाई। प्रारंभिक सांद्रता आपके पास में दी हुई है 0.06 और अंतिम सांद्रता दे रखी है आपको 0.03। आगे बात समझे, यानी प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता में बदल रहा है, यानी जो रिएक्टेंट है उसकी प्रारंभिक सांद्रता आपके पास में दी हुई है 0.06 और अंतिम सांद्रता दी हुई है आपको 0.03। समय दे रखा है आपको 10 सेकंड होती है, तो बी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखो भाई हल। देखो वेग बराबर माइनस, यानी सांद्रता किसकी एक ही है और एक ही सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो लिखोगे R2 माइनस R1 अपॉन dt। ठीक है, या आप इसको डेल्टा टी लिख दो। क्लियर, लिखोगे R2 आपके पास में दी हुई है 0.03 और R1 आपको दिया हुआ है 0.06। क्लियर भाई, तो लिखोगे माइनस 0.03 माइनस 0.06 अपॉन टी, आप डेल्टा टी हुआ आपको दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है भाई, तो अपॉन 10। क्लियर, कैलकुलेट करो इसको तो यह जाएगा 0.03। कितना जाएगा 0.03, ये वैल्यू आएगी माइनस में अपॉन 10। क्लियर, इसको देखो मैं लिख दूं इसको 3 पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे आएंगे, तो ये हो जाएंगे 1000
तो लिखोगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लिटिल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्लियर? आगे बात समझ में आपको? तो वेग कितना आया? मोल इनवर्स लिटिल इनवर्स। ठीक है, इस सांद्रता वेग है यानी 0.6 मोल लिटर इनवर्स। ठीक है, से 0.03 में बदल जाता है। क्लियर? यानी अंतिम सांद्रता से प्रारंभिक सांद्रता आप घटा दो तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। क्लियर? अब जो आया आपके पास में, ये आया है, क्या आया आपके पास में? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। आ गया? अब याद करना है आपको बी। तो बी के बनने की दर तो लिखोगे प्लस बी प्लस डी, डेल लगा दो, पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? स्टोइकियोमेट्री में इसका जो मान है वो आएगा 1/2 बराबर डेल्टा, ये माइनस लगाओ, ए अपॉन डेल्टा टी। कितना दिया हुआ है आपको? ये इधर लिखो प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर ए कितना दिया हुआ है? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आपका है, ये 2 इधर जाएगा तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी बराबर 2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, 3 दूना 6 तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लिटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये लो जी, ये आ गया। बी के बनने दर कितनी है? ये आपके पास में 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल इनवर्स लिटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आगे बात समझ में आपको? उतारो इसको। उतारो इसे। नोट कर लिया भाई? एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको घर के लिए मैं, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मुझे बताना कितना आंसर आता है आपका। ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको घर पे करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है? लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया ए बी, तो इसको आप यानी ए और बी क्रिया करके बना रहा है, सी बना रहा है। ठीक है, मैं यहां पर 2 लगा देता हूं। क्लियर भाई? 2C बना रहा है। 2C में
ए के विलोपन की दर 1.4 × 10⁻³ मोल लेटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स है। तो सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। क्लियर? आगे बात समझ में आपको? कर लो नोटिस। सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। कर लो नोट। आगे बढ़ते हैं हम। ये स्टैक्योमेट्री के अनुसार वेग तो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे भाई, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम। अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। हेडलाइन डालो, अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग। मैंने जब आपको लेसन शुरू किया था, मैंने आपको जब पहला लेसन शुरू किया था तो एक एग्जांपल लिया था मैंने आपके पास में। मैंने लिया था, समझो इसे, प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग क्या है? यानी t0 पर किसी अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है? प्रारंभिक वेग कहलाता है भाई। जैसे मैंने जब लेसन शुरू किया तो R से एक पी प्रोडक्ट बना, R रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बना। T बराबर 0 पर इसकी सांद्रता मान लेते हैं 10 है, इसकी सांद्रता 0। ठीक है भाई, प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं भाई हम। T बराबर 0 पर इसकी सांद्रता 10 है और इसकी सांद्रता भाई 0 है। T1 पर इसकी सांद्रता 8 और इसकी सांद्रता 2। T3 पर इसकी सांद्रता 6 और इसकी सांद्रता 4 हो गई। T4 पर इसकी सांद्रता 4 और इसकी सांद्रता 6 हो गई। T5 पर इसकी सांद्रता तो हो गई 8 और इसकी सांद्रता हो गई 2। T6 पर इसकी सांद्रता, चलो ये थोड़ा सा और इसको 2 कर देते हैं, इसको 8 कर देते हैं। इसकी सांद्रता T5 पर इसकी सांद्रता हो गई 0 और इसकी सांद्रता हो गई 10। आगे बात समझ में आई आपको? तो हम प्रारंभिक वेग की बात कर रहे हैं भाई। प्रारंभिक वेग क्या है? प्रारंभिक वेग सांद्रता समय वक्र में, सांद्रता समय वक्र में बिंदु A पर जब t बराबर 0 हो तो अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक वेग कहलाता है। मैंने बात करी सांद्रता समय वक्र, ये सांद्रता और ये समय t समय, t बराबर 0 समय पर यानी किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या है? t बराबर 0। जब t बराबर 0 यानी t समय कितना हो? 0, तो किसी अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। आपको पता है कि कोई भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ज्यादा होती है अभिकारक की, धीरे धीरे समय के साथ सांद्रता घटती जाती है और आपको वक्र ऐसे प्राप्त होता है भाई।
ये वक्र ऐसे प्राप्त होता है, ये मैं आपको बता नहीं चुका हूं। यहां पर समय क्या है भाई, t बराबर 0, और t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। आगे बात समझिए आपको। समय धीरे धीरे बढ़ेगा, 2 सेकंड हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8, 10, 12, 14, 16, समय धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसकी सांद्रता भी कम होती जाती है। किसकी सांद्रता कम होती है भाई, अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है और उत्पाद की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाती है। क्लियर भाई, समझ आ गया? ठीक है, तो किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग क्या है, तो किसी अभिक्रिया का प्रारंभिक वेग है यानी t बराबर 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग ही प्रारंभिक वेग कहलाता है। इधर देखो, हमारे पास में एक R रिएक्टेंट है और वो P प्रोडक्ट बनाता है। t बराबर 0 समय पर R की सांद्रता ज्यादा है, P की सांद्रता 0 है। भाई जैसे मैं इस स्थान पर खड़ा हूं तो मेरा प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर मेरा प्रारंभिक वेग मैंने जब चलना प्रारंभ नहीं किया तो t बराबर 0 पर मेरा शून्य, मैंने बिल्कुल स्थिर खड़ा हूं। मैं चलना शुरू करूंगा तो मेरा वेग बढ़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे वेग बढ़ेगा। तो इसी तरह अभिक्रिया का वेग भी धीरे धीरे बढ़ता है, समय के साथ साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है और बढ़ेगा, फिर घट जाएगा क्योंकि सांद्रता कम हो जाएगी, किसकी, अभिकारक की सांद्रता कम हो जाएगी तो अभिक्रिया वेग भी घट जाएगा। ये बात हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, t बराबर 0 समय पर किसी अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, प्रारंभिक वेग कहलाता है। समझ आ गया ये, ठीक है, नोट कर दो इसे। आपको वक्र ये नोट करना है, ये वाला वक्र नोट करना है आपको। ये t बराबर 0 पर, ये एक बिंदु पर ये सांद्रता है, ये सांद्रता है भाई, और ये समय है। क्लियर, नोट करो इसको। t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग कहलाता है, नोट करो इसको। अगली हेडलाइन डालो, अभिक्रिया का विशिष्ट वेग या वेग नियतांक। अभिक्रिया का विशिष्ट वेग या वेग नियतांक समझ आ गया। प्रारंभिक वेग क्या है, t बराबर 0 समय पर अभिक्रिया का वेग ही प्रारंभिक वेग कहलाता है, ठीक है, नोट करो। अभिक्रिया का विशिष्ट वेग या वेग नियतांक। अभिक्रिया का विशिष्ट वेग या वेग नियतांक। वेग नियतांक भाई, विशिष्ट वेग क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग, अभिक्रिया का वेग ही उसका विशिष्ट वेग कहलाता है। जैसे आपके पास में H2 + I2, इसने बनाया 2HI। इस अभिक्रिया का वेग यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसका वेग ही उसका विशिष्ट वेग कहलाता है। जैसे आपके पास में एक अभिक्रिया है A + B, इसने C प्रोडक्ट बना लिया। इस अभिक्रिया का वेग है ना भाई, ये अभिक्रिया का वेग है, ये क्या कहलाता है, इसका विशिष्ट वेग या वेग नियतांक कहलाता है। आगे बात समझें। अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो देखो, अब विशिष्ट वेग को हम समझते हैं क्या है। देखो ये क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग है ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग ही उसका विशिष्ट वेग कहलाता है। आपके पास में ये A + B, इसी प्रोडक्ट बन गया, ये N1, ये N2 और ये N3। अब यहां पर ये जो N1, N2 और N3 है, ये स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में होकर ये कुछ और ही है, इनको हम बोलते हैं ऑर्डर।
क्या बोलेंगे हम इनको? ऑर्डर बोलेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इनको, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है, तो लिखो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से द्रव अनुपाती क्रिया नियम से। तो द्रव अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग है ना भाई, द्रव अनुपाती क्रिया नियम से अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का द्रव अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल a की घात n1 b की घात n2, ठीक है भाई, n1 और n2। तो अभिक्रिया का वेग बराबर k आपने इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए नियतांक लगा दिया जिसको हम कहते हैं k, और a की घात n1 और b की घात n2। क्लियर? यदि अभी कारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो क्या होगा? तो लिखोगे आप A की सक्रिय सांद्रता बराबर B की सक्रिय सांद्रता बराबर 1, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर k, अभिक्रिया का वेग k, और ये अभिक्रिया का वेग k ही कहलाता है वेग नियतांक। अभिक्रिया का वेग या वेग नियतांक क्या है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग नियतांक कहलाता है। आगे बात समझे आपको? आगे बात समझे भाई, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो प्राप्त वेग ही क्या कहलाता है? वेग नियतांक कहलाता है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ेंगे हम वेग नियतांक की इकाई। वेग नियतांक आपके पास में क्या आया भाई? क्या आ गया है? तो हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई, ठीक है, या अभिक्रिया वेग की इकाई। अभिक्रिया वेग क्या आ गया आपके पास में? क्या आ गया भाई? क्या आया है? के। तो आगे बढ़ेंगे हम अभिक्रिया वेग की इकाई अगले वीडियो में।